जो इंसान मंगल ग्रह पर पैदा होगा वो शायद कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगा। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये जीव विज्ञान का एक बुनियादी नियम है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का एक छोटा सा अंतर दो दुनियाओं के बीच एक स्थायी दीवार खड़ी कर देगा, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है? आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे मंगल ग्रह पर पैदा होने वाली पहली पीढ़ी न केवल हमसे अलग तरह से जिएगी, बल्कि जैविक रूप से एक नई इंसानियत की शुरुआत करेगी। चलिए इस सोच को परत दर परत खोलते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। वे कहते हैं कि मंगल ग्रह पर इंसान भेजना एक बात है, लेकिन वहां पूरी इंसानियत का बसना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मंगल ग्रह वो पृथ्वी का कोई छोटा या लाल वर्जन नहीं है। ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, जिसका हम हर पल अनुभव करते हैं पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। गुरुत्वाकर्षण। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 38% है। सुनने में ये सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, लेकिन असल में यही वो पहली कड़ी है जो सब कुछ बदल देगी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक जैविक सिग्नल है जो हमारे शरीर की हर कोशिका को बताता है कि उसे कैसे बड़ा होना है, कैसे मजबूत बनना है। जन्म से ही मंगल पर पैदा होने वाले बच्चे का शरीर उन परिस्थितियों में ढलेगा जो किसी इंसान ने पहले कभी महसूस नहीं किए हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारे ढांचे से, मतलब हड्डियों से। पृथ्वी पर हमारा 1G का गुरुत्वाकर्षण लगातार हमारी हड्डियों पर दबाव डालता है, उन्हें मजबूत और घना बनने का संकेत देता है। मंगल पर ये संकेत इतना कमजोर होगा कि शरीर उसे लगभग अनसुना कर देगा। अच्छा, तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां के इंसान एक तरह से नाजुक होंगे। मंगल पर तो वे सुपरमैन की तरह उछल कूद सकेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम है, लेकिन पृथ्वी पर आते ही उनकी हड्डियां कांच की तरह टूट सकती हैं। नाजुक शायद सही शब्द नहीं है, अलग तरह से अनुकूलित कहना ज्यादा ठीक होगा। देखिए, उनकी हड्डियां मंगल के कम गुरुत्वाकर्षण के लिए एकदम परफेक्ट होंगी, लंबी, हल्की और कम घनी। वे मंगल पर बहुत आसानी से चल फिर सकेंगे, शायद हमसे भी बेहतर तरीके से। लेकिन पृथ्वी पर वापस आना वो उनके लिए बहुत दर्दनाक, यहाँ तक कि नामुमकिन हो सकता है। हमारा गुरुत्वाकर्षण जो हमें मजबूत बनाता है, उनकी हल्की हड्डियों के लिए एक असहनीय बोझ बन जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी गहरे समुद्र की मछली को अब सतह पर ले आए। उसका शरीर उस कम दबाव के लिए बना ही नहीं है। और ये बदलाव सिर्फ हड्डियों तक ही तो सीमित नहीं रहेगा ना? हाँ ना। हमारे स्रोत मांसपेशियों और हृदय प्रणाली के बारे में भी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा शरीर एक साथ अनुकूलित होता है। कम गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कम प्रतिरोध। तो जाहिर है मंगल पर जन्मे इंसानों की मांसपेशियां भी कम विकसित होंगी। वे शायद हमसे लंबे और दुबले पतले होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा और मैं कहूँगा सबसे खतरनाक बदलाव आएगा वो दिल में होगा। पृथ्वी पर हमारा दिल एक कमाल का पंप है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खून को ऊपर हमारे दिमाग तक भेजने के लिए लगातार मेहनत करता है। एक ऐसी मेहनत जिसे हम कभी महसूस भी नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन मंगल पर यह मेहनत बहुत कम हो जाएगी। तो समय के साथ उनका हृदय, मतलब पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, खुद को इस नई सच्चाई के हिसाब से ढाल लेगा। मंगल पर जन्मे इंसान का दिल शायद छोटा हो सकता है, उसकी दीवारें पतली हो सकती हैं, क्योंकि उसे उतना जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर वे कभी पृथ्वी पर आए तो हमारा 1G का गुरुत्वाकर्षण उनके दिल पर अचानक इतना दबाव डालेगा कि वो फेल हो सकता है। ये एक शांत और अदृश्य दीवार है जो मंगल पर जन्मे इंसानों के लिए पृथ्वी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। जैसा कि हमारे एक स्रोत में कहा गया है, मंगल ग्रह चुपचाप अपने ही वंशजों के लिए पृथ्वी को एक जानलेवा जगह बना देगा। कोई बाहरी दुश्मन नहीं, ये उनका अपना शरीर होगा जो उन्हें घर वापस आने से रोकेगा। और ये सब बिना किसी बड़ी आपदा या किसी घटना के होगा। ये सिर्फ पर्यावरण के साथ शरीर का एक धीमा, शांत और तार्किक अनुकूलन है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो सिर्फ एक पहलू हुआ। मंगल पर एक और अनदेखा दुश्मन है जो हर पल वहां मौजूद रहेगा, रेडिएशन।
ये एक ऐसा खतरा है जो शरीर के अंदर तक मतलब डीएनए तक हमला करता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मंगल के पास पृथ्वी जैसा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। वो चुंबकीय क्षेत्र जो हमें अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन और सौर तूफानों से बचाता है। इसका मतलब है कि मंगल की सतह पर बस्तियों के अंदर भी रेडिएशन का लेवल पृथ्वी से कई गुना ज्यादा होगा। ये एक लगातार बना रहने वाला दबाव होगा। पर एक सवाल है, क्या आधुनिक तकनीक इस रेडिएशन के खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर देगी? मतलब क्या हम बेहतर शील्डिंग या दवाइयों से इसका असर रोक नहीं पाएंगे? आज हम अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ महीनों के लिए तो सुरक्षित रख ही लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। कुछ महीनों की यात्रा के लिए हम शील्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन पूरी जिंदगी, हर दिन, हर पल उस रेडिएशन में रहना, वो बहुत अलग बात है। आप हर चीज को 100% शील्ड नहीं कर सकते। वहां एक स्थायी बैकग्राउंड रेडिएशन हमेशा रहेगा। तो शुरुआत में इससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का खतरा ज्यादा होगा, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन अपना काम करना शुरू कर देगा। तो आप कह रहे हैं कि रेडिएशन जो एक खतरा है वही विकास को गति भी दे सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? विकास ऐसे ही काम करता है। ये दबाव और अनुकूलन का ही खेल है। पीढ़ियों तक ये दबाव उन लोगों का पक्ष ले सकता है जिनके शरीर में डीएनए की मरम्मत करने वाले सिस्टम वो प्राकृतिक रूप से ज्यादा मजबूत हैं, या शायद उनकी कोशिकाओं में कुछ ऐसे बदलाव आए जो रेडिएशन से होने वाले नुकसान को बेहतर तरीके से झेल सकें। इससे म्यूटेशन की दर भी बढ़ सकती है, वैसे नहीं जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, मतलब विनाशकारी रूप से नहीं, लेकिन लगातार और धीरे धीरे। हमारे स्रोतों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, विकास को किसी आपदा की जरूरत नहीं होती, उसे बस समय चाहिए। और मंगल पर इंसानों के पास समय और दबाव दोनों होंगे। ये शारीरिक बदलाव तो समझ में आते हैं, लेकिन जो बात मुझे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ऐसे शरीर के अंदर का मन कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी। एक ऐसी दुनिया में बड़े होना जहां दीवार में एक दरार या एक सिस्टम की विफलता का मतलब सीधी मौत है। ये तो मनोविज्ञान को पूरी तरह से बदल देगा। एक मंगल निवासी बच्चा ये जानते हुए बड़ा होगा कि उसका अस्तित्व हवा, पानी और दबाव के लिए पूरी तरह से तकनीक और अनुशासन पर निर्भर है। ये माहौल सावधानी, योजना और सहयोग को सर्वोच्च गुण बना देगा। रिस्क लेने वाला व्यवहार जिसे पृथ्वी की कई संस्कृतियों में सराहा जाता है, उसे वहाँ एक सामूहिक खतरा माना जाएगा। उसे बहादुरी नहीं, बेवकूफी समझा जाएगा। तो इसका मतलब है कि समाज का पूरा ढांचा ही अलग होगा। आज हम व्यक्तिगत आजादी और नियमों को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ ये सब शायद संभव ही ना हो। बिल्कुल, मंगल के निवासी शायद ज्यादा सिस्टम ओरिएंटेड होंगे, नियमों का सख्ती से पालन करने वाले और एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर। व्यक्तिगत अस्तित्व पूरी तरह से सामूहिक अनुशासन पर टिका होगा। उनके लिए आजादी का मतलब खुली जगह या मन मर्जी करना नहीं होगा, क्योंकि खुली जगह का मतलब तो मौत है। उनके लिए आजादी का मतलब होगा सिस्टम का स्थिर रहना, सुरक्षित रहना। उनका सबसे बड़ा डर अराजकता होगी। ये आसमान या काली रात की बात करते हैं, उनकी कला, उनकी कविताएं कैसी होंगी जिनका आसमान हमेशा धूल भरा, गुलाबी या नारंगी रहा हो। सूरज वहां छोटा और कमजोर दिखता है, क्षितिज विशाल, बंजर और खामोश है। न कोई पंछी, न समुद्र की लहरें, न मौसम जो जीवन का संकेत दे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पृथ्वी से गई पहली पीढ़ी के इंसानों के लिए यह एक खालीपन जैसा महसूस होगा। वे नीले आसमान को याद करेंगे, लेकिन जो मंगल पर पैदा हुए हैं उनके लिए तो वही सामान्य होगा। वे नीले आसमान या बारिश की कमी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। आप उस चीज को कैसे खो सकते हैं जो आपके पास कभी थी ही नहीं। उनकी असलियत ही वही गुलाबी आसमान और दूर तक फैला सन्नाटा होगा, और यही उनकी कविताओं का आधार बनेगा। और जब असलियत इतनी अलग हो तो समय के साथ संस्कृति भी बदल जाएगी। ये अलगाव सिर्फ भौतिक नहीं रहेगा, ये सांस्कृतिक और मानसिक भी हो जाएगा। निश्चित रूप से, और इसकी शुरुआत होगी समय की धारणा से। मंगल पर समय भी अलग तरह से चलता है। मंगल का एक दिन, जिसे सोल कहते हैं, पृथ्वी के दिन से लगभग 40 मिनट लंबा होता है, और मंगल का एक साल वो पृथ्वी के लगभग 687 दिनों के बराबर होता है।
मतलब लगभग 2 गुना। तो उनके कैलेंडर, उनके काम करने के घंटे, सब कुछ अलग होगा। एक 20 साल का मंगल निवासी असल में पृथ्वी के हिसाब से 40 साल का होगा। उम्र की पूरी धारणा ही बदल जाएगी। हाँ, और इससे उनके त्योहार, उनके रीत रिवाज सब कुछ बदल जाएगा। भाषा भी इससे अछूती नहीं रहेगी। भाषा हमेशा पर्यावरण को दिखाती है, तो मंगल की भाषा से समुद्र, जंगल, नदी, बादल जैसे शब्द धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, या शायद उनका मतलब बदल जाएगा। वे सिर्फ किताबों में पढ़े जाने वाले ऐतिहासिक शब्द रह जाएंगे। उनकी जगह लेंगे प्रेशर लेवल, रेडिएशन साइकिल, सिस्टम अलर्ट, डस्ट स्टॉर्म वार्निंग, इस तरह के जरूरी शब्द। यही उनकी रोजमर्रा की हकीकत होगी। और सबसे बड़ी बात, उनकी कहानियां, हमारी सारी कहानियां, हमारा इतिहास, हमारी पौराणिक कथाएं सब पृथ्वी से शुरू होती हैं। उनकी कहानियां कहां से शुरू होंगी? उनकी कहानियां आगमन से शुरू होंगी, मतलब दी अराइवल से। पहली पीढ़ी शायद खुद को पृथ्वी के इंसान मानेगी, उन्हें पृथ्वी का इतिहास पढ़ाया जाएगा, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी के लिए पृथ्वी एक दूर की एक पौराणिक जगह होगी, और उनके पोते पोतियों के लिए ये उतनी ही पुरानी और अप्रासंगिक हो जाएगी जितनी आज हमारे लिए कोई प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता है। वे इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे कि इंसानियत वहां से आई थी, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि कुछ ही पीढ़ियों में पृथ्वी उनके लिए सिर्फ एक कहानी बन जाएगी, जैसे हमारे लिए अटलांटिस? ठीक वैसे ही मंगल उनके लिए सिर्फ एक कॉलोनी नहीं रहेगा, वो उनका घर, उनका मूल स्थान बन जाएगा। और जिस पल वे खुद को मंगलवासी के रूप में पहचानने लगेंगे, उस पल इंसानियत का विभाजन शुरू हो जाएगा। देखें, अगर मंगल के इंसान पृथ्वी पर आराम से नहीं रह सकते और पृथ्वी के इंसान मंगल पर आसानी से नहीं रह सकते, तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों आबादी जैविक और सांस्कृतिक रूप से अलग हो रही हैं। ये एक नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया की शुरुआत है। ये सब हमें एक और गहरे पहलू पर ले आता है, जिसके बारे में हमारे स्रोत बात करते हैं कि मंगल पर तकनीक कोई उपकरण नहीं होगी, ये अस्तित्व का हिस्सा होगी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनके लिए फेफड़ों जितने ही जरूरी होंगे। और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मंगल पर पले बड़े इंसान ये जानते हुए बड़े होंगे कि वे पूरी तरह से तकनीक के सहारे जीवित हैं। वे तकनीक को एक बाहरी चीज की तरह नहीं देखेंगे, वे उसे अपने शरीर के विस्तार के रूप में देखेंगे। इंसान और मशीन के बीच की रेखा पृथ्वी की तुलना में मंगल पर ज्यादा तेजी से धुंधली होगी। तो क्या इसका मतलब है कि मंगल पर नैतिकता की परिभाषा ही बदल जाएगी? जो चीजें हम आज अप्राकृतिक मानते हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या शरीर में तकनीकी बदलाव, क्या वो वहां जरूरी बन जाएंगे? बिल्कुल, यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पृथ्वी पर हम जेनेटिक स्क्रीनिंग, शरीर की निगरानी करने वाले इम्प्लांट या जीन एडिटिंग पर नैतिक बहस करते हैं। मंगल पर ये बहसें एक तरह की लग्जरी होंगी। वहाँ ये जीवित रहने की जरूरतें होंगी, जैसे क्या हमें एक बच्चे को पैदा होने देना चाहिए जिसके फेफड़े कमजोर हैं? पृथ्वी पर ये एक मुश्किल नैतिक सवाल है। मंगल पर ये एक सीधा सा सवाल है जिसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चा जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो इसका मतलब है कि मंगल ग्रह एक तरह से पोस्ट ह्यूमन यानी मानव उत्तर विकास को गति देगा, क्योंकि वहां जीवित रहने के लिए ही इंसान को अपनी प्राकृतिक सीमाओं से आगे जाना होगा। सही कहा। मंगल ग्रह पर अस्तित्व की कठोर शर्तें इंसान को तकनीक के साथ और गहराई से जुड़ने पर मजबूर करेंगी। ये चुनाव का मामला नहीं होगा, ये जरूरत का मामला होगा, और ये हमें इंसान होने के मतलब पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और तकनीकी, तो क्या तस्वीर उभरती है? इस सब का आखिर मतलब क्या है? तस्वीर ये उभरती है कि इंसानियत अब एक अकेली सीधी कहानी नहीं रहेगी। ये एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसकी कई शाखाएं होंगी। एक शाखा पृथ्वी पर जारी रहेगी, अपने पर्यावरण के हिसाब से विकसित होती हुई, और दूसरी शाखा मंगल पर एक पूरी तरह से नई और अप्रत्याशित दिशा में बढ़ेगी। वे हमारे बच्चे होंगे, लेकिन वे हम जैसे नहीं होंगे, और शायद यही इंसानियत के भविष्य का सबसे बड़ा सच है। तो मंगल पर पैदा होने वाली पहली पीढ़ी क्या बनेगी? वे इंसान तो होंगे, लेकिन पृथ्वी के इंसान नहीं। उनके पास हमारा डीएनए होगा, लेकिन हमारी सहज प्रवृत्तियां नहीं। उन्हें हमारा ज्ञान विरासत में मिलेगा, लेकिन हमारी यादें नहीं। वे पहले इंसान होंगे जिन्हें उनकी ग्रह दुनिया ने नहीं बनाया होगा। और यह सबसे गहरा बदलाव है,
क्योंकि जिस क्षण कोई इंसान किसी दूसरे ग्रह पर पैदा होता है, उसी क्षण इंसानियत का बंटवारा शुरू हो जाता है। पृथ्वी हमेशा वो जगह रहेगी जहां इंसानियत ने जन्म लिया, लेकिन मंगल वो जगह हो सकती है जहां इंसानियत एक नई दिशा लेगी। मंगल पर पैदा होने वाला पहला बच्चा उपनिवेश की सफलता का प्रतीक नहीं होगा, वो अलगाव की शुरुआत का प्रतीक होगा, और उस पल के बाद इंसानियत फिर कभी सिर्फ एक दुनिया की नहीं रही।